नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट्स मेंशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर गौरव। आज हम बात करेंगे एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में। वो एवरेज स्टूडेंट आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं या हो सकते हैं आपके सिबलिंग्स हो। इंडिया में आज काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे होते हैं वो रेगुलरली स्कूल जाते हैं। डेली वो लोग स्कूल जाएंगे, प्रॉपरली स्कूल जाते हैं और जो है प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं। पहले क्या होता था, इसके जो पहले की जनरेशन थी, हमसे पहले की जनरेशन माने वो जनरेशन जिनकी एज अभी 40 to 50 ईयर्स के आसपास होगी, तो उनके टाइम पे जो है डायरेक्ट क्लास 1 में एडमिशन लिया जाता था। डायरेक्ट वो लोग क्लास 1 में एडमिशन लेते थे और वहीं से पढ़ाई करते थे। और उनके समय में 12th भी नहीं होता था, क्लास 1 से लेकर के क्लास 11 तक होता था। उस समय 11 चलता था, 1 से लेकर 10th बोर्ड होती थी, 5th और 8th और 10th बोर्ड होती थी, और उसके बाद 11 जो है 11th पढ़ते थे। उसके बाद उनकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती थी। धीमे धीमे बाद में LKG UKG कंसेप्ट आया, नर्सरी का कंसेप्ट आया धीमे धीमे, और अब तो प्री नर्सरी और प्ले स्कूल तक के कंसेप्ट आ गए हैं, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने भेजने से पहले उनको प्ले स्कूल में भेजा जाता है ताकि वो बैठना उठना और बाकी एटीट्यूड सीखें। तो ये सब जो डेवलपमेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा शिक्षा जगत में, तो ये एक बहुत ही मतलब रिमार्केबल चीज़ है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी कंडीशन की। अगर आज आप किसी भी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स से जाके पूछोगे ना कि यार बच्चे का LKG UKG में क्यों एडमिशन करा रहे हो, फालतू उसका साल ख़राब कर रहे हो, डायरेक्ट फर्स्ट में एडमिशन करा दिया होता, तो उनका एक बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मासूम सा जवाब होगा। और वो मासूम सा जवाब ये होता है कि भैया ऐसा है कि छोटी क्लास में ना क्या बेस मजबूत हो जाता है, इसलिए हम क्या छोटी क्लास से भेज रहे हैं, तो उसमें क्या इसका बेस मजबूत हो जाएगा, आगे इसको दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात सही भी है। फिर धीमे धीमे बच्चा पढ़ता जाता है, धीमे धीमे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसका फिर जो है स्टेज उसकी चालू हो जाती है। और धीमे धीमे मतलब जैसे देखिए कि अगर आप फर्स्ट सेकंड तक तो देखोगे, फर्स्ट सेकंड ज़्यादा ज़्यादा थर्ड फोर्थ तक आप मैक्सिमम मान सकते हो कि फोर्थ तक तो जो है पेरेंट्स भी बच्चे को जो है पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं, और कई मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को खुद से पढ़ाते हैं बिठा के। लेकिन आप 5th 6th के बाद देखोगे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को नहीं पढ़ाते। अब उसका एक वैलिड रीज़न ये भी हो सकता है कि जो करिकुलम आ जाता है 5th 6th के बाद में, वो पेरेंट्स को पढ़ाने के लिए टफ़ हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए वो टीचर्स या कोचिंग के भरोसे जो है बच्चों को छोड़ देते हैं और बोलते हैं ठीक है इसके आगे की पढ़ाई तुम सेल्फ स्टडी कर लो और बाकी कोचिंग में तुम्हें सर वगैरह लोग पढ़ा देंगे, स्कूल में पढ़ा देंगे। तो ठीक है, मतलब आप वो पढ़ाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक जो सबकॉन्शियस लेवल है वहाँ से भी वो एकदम फ्री हो जाते हैं। मतलब उनकी जो पढ़ाई की टेंशन जो रहती है वो सिर्फ उस समय आती है, वो सिर्फ उस समय देखने मिलती है जब बच्चे की रिजल्ट सामने आता है, जब बच्चे की मार्कशीट आती है, और जब उन्हें देखने मिलता है कि शर्मा जी का बच्चा 90% लाया है और यार मेरा बच्चा तो 60% ही लाया है, तब उनकी जो वरी है या तब जो उनकी चिंता है ना, उस समय वो बाहर आती है। ठीक है ना, उस समय उनकी कॉशियसनेस बाहर आती है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि इस समय जो थर्ड फोर्थ से लेकर के बच्चे का जो 9 तक का समय होता है, यहाँ पर जो है पेरेंट्स भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। बच्चा भी सिर्फ जो है पेपर के एक दिन पहले पढ़ लेगा, पेपर देने के लिए बस वो पास होने के लिए पढ़ लेगा, बाकी उसका जीवन भी बिल्कुल शांति से चलता रहता है। और फिर बीच बीच में नोक झोंक एक कोल्ड वार टाइप की चलती रहती है पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, क्योंकि जब बच्चों का रिजल्ट आता है, बच्चों के नंबर कम आते हैं, तो फिर पेरेंट्स उन पर बरसते हैं, पेरेंट्स उन पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपना कि अरे यार तेरे नंबर नहीं आए, कैसे पढ़ रहा है, पढ़ाई करा कर, पढ़ाई नहीं करता। बस वही वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, थोड़ी बहुत चिल्लम चुल्ली होती है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। बच्चे का अगला चैलेंज, बच्चे का जो असली चैलेंज है वो कब शुरू होता है, जब वो 10th में आता है और जब वो बोर्ड एग्ज़ाम देता है। जैसे अभी अगर प्रेजेंट डे में देखें तो 10th बोर्ड है। पहले तो मतलब 5th 8th भी बोर्ड हुआ करती थी, तो बच्चे को थोड़ा सा बच्चा सतर्क हो जाता था पहले से ही, लेकिन अब डायरेक्ट 10th बोर्ड हुआ करती है। तो बच्चे का जब बोर्ड एग्ज़ाम आता है तब बच्चे को यार याद आता है कि अरे पढ़ाई भी कोई चीज़ होती है यार, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब तो अपन ने मस्ती में कई साल काट लिए, अब यार कम से कम पढ़ाई कर लो। तब बच्चे के चैलेंज शुरू होते हैं। अब उसमें बच्चे से लेकर के उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके मम्मी पापा और सबका सोचना यही होता है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनका सोचना यही होता है कि अरे यार बेटा तू है ना साइंस भी निकाल लेगा, इंग्लिश निकाल लेगा, हिंदी निकाल लेगा, चलो ठीक है ये सब याद करने वाले सब्जेक्ट हैं, तू निकाल लेगा, मतलब तू इसमें फेल नहीं होगा, तू इसमें लुढ़केगा नहीं।
लेकिन यार बेटा थोड़ा मैथ्स संभाल लेना यार, मैथ्स में लुढ़क सकता है तू, मैथ्स में मत लुढ़क जाना बस जो है। मतलब हर पेरेंट्स का जो है, हर टिपिकल पेरेंट्स का यही डर होता है आज के समय में, अरे यार बेटा मैथ्स में मत लुढ़क जाना, उनका यही कहना होता है। अच्छा, और इसके लिए वो पूरे युद्ध की तैयारी उनकी हो जाती है, बच्चे को स्पेशल मैथ्स की स्पेशल कोचिंग में डाल दिया जाता है, टीचर्स उस पर एक्स्ट्रा फोकस करने लग जाते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स में उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर देने लग जाते हैं या एक्स्ट्रा उन पर फोकस करने लग जाते हैं। और बच्चा जब अपनी असमर्थता जताता है कि यार पापा मुझसे समझ में नहीं आ रहा है या मुझसे नहीं हो पा रहा है, अरे बेटा पढ़ो तो सही, और बेटा रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करो, रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करो, रोज़ 2 घंटे बैठ के मैथ्स लगाओ, क्यों नहीं आएगी, अपने आप आएगी, 2 घंटे रोज़ लगाओ। और इन सब डांट से, या फिर बोलेंगे कि इन सब डांट कह लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए, समझाइश कह लीजिए, जो भी है, उस सब के रिजल्ट के रूप में बच्चा जो है आखिरकार मैथ्स पढ़ने बैठता भी है, तो वो पहला सवाल लगाता है, वही सवाल जो वो कोचिंग में या स्कूल में पढ़ के आया है, जो वही उसी पैटर्न के सवाल जो उसको होमवर्क में दिए जाते हैं, वही सवाल वो घर में आके जब लगाता है, उसकी जब वो प्रैक्टिस करने बैठता है तो उसका आंसर नहीं आता, या तो वो सवाल गलत हो जाता है। और फिर होता क्या है आगे, अगले दिन वो कोचिंग में जाता है, सवाल उसका गलत होता है, वहाँ पे उसके कोचिंग के टीचर चिल्लाते हैं उसे। स्कूल जाता है, स्कूल में भी उसके होमवर्क गलत होता है, स्कूल में उसके टीचर चिल्लाते हैं उसे। फिर इसका असर जो है आगे जब वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में भी उसको वो चीज़ गलती होती है, वहाँ से फिर उसके नंबर कम आते हैं, फिर वहाँ से उसको पेरेंट्स भी चिल्लाते हैं। तो ये सब जो फ्रस्ट्रेशन जो बच्चा झेलता है कि सवाल उसका नहीं बनना, और फिर सवाल उसका गलत होना, और फिर जो है मतलब हर तरीके से डांट डपट जो है ये सब, तो उस चक्कर में क्या है, बच्चे का जो माइंडसेट हो जाता है, बच्चे का माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है मैथमेटिक्स को लेकर के। बच्चे का जो नेचुरल माइंडसेट है एक सब्जेक्ट को लेकर के, वो इस सब्जेक्ट से नफरत टाइप की करने लगता है, और उससे वो सब्जेक्ट बोझ टाइप का लगने लगता है, उसके लिए उसके अंदर जो है एक मतलब एक बुरी फीलिंग आने लग जाती है मैथ सब्जेक्ट को लेकर के कि अरे यार ये तो बेकार सब्जेक्ट है, ये तो अपने कोई काम का नहीं है, अपने लिए ये नहीं बना है, अपने बस की नहीं है ये सब। और फिर शुरू होता है वो फेज़ जहाँ पे वो ये पाता है कि यार ये ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोगों को दिक्कत होती है यार, मैथ सब्जेक्ट ही बेकार है। मतलब ये चीज़ उसके फैक्ट को और ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है, और ज़्यादा प्रूफ कर देती है, जब उसको ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में से 3-4 लोग और मिल जाते हैं जो यही बोलते हैं, हाँ यार समझ में नहीं आ रहा यार, तुझे समझ में आया था वो कंसेप्ट, अरे यार नहीं आया, तेरा वो सवाल बना था, अरे यार नहीं बना यार भाई, मेरा भी नहीं बना यार, अरे मेरा भी नहीं बना यार, अरे बेकार सब्जेक्ट है। फिर बच्चों के आपस की जुगलबंदियाँ होती हैं, फिर बच्चों के में शुरुआत होता है मस्ती की। मस्ती माने किस प्रकार की मस्ती, बच्चे जो है फिर मस्ती मस्ती में फॉर्मूलाज बनाने लगते हैं। मैथ्स का फुल फॉर्म जो है, मैंने एक जगह सुना था या पढ़ा था कहीं पे, बच्चे ने मैथ्स का फुल फॉर्म बनाया था, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। आप सोचिए, MATHS, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, बच्चे ने ऐसा फुल फॉर्म बना लिया था। तो ये जो है ना, मतलब बच्चा क्यों, मतलब उसका जो है कॉन्फिडेंस जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन है बिल्कुल मैथ्स को लेकर के। हर तरह के फ्रस्ट्रेशन उसको मिल जाता है, हर तरह की उसको डांट मिल जाती है। जब भी वो बेचारा जो है प्रैक्टिस करने के लिए बैठता है, डांट डपट के चक्कर में बोल लीजिए, या मतलब उसकी मजबूरी के चक्कर में बोल लीजिए, या उसको ऐसा लगे कि अरे यार पेपर में पास तो होना ही है, उस चक्कर में वो बेचारा जब मैथ्स की प्रैक्टिस करने बैठता भी है, उसने पहला क्वेश्चन लगाया, अरे गलत हो गया, आंसर गलत आया, चलो कोई नहीं दूसरा लगाता हूँ, दूसरा लगाया वो भी गलत, तीसरा लगाया वो भी गलत, चौथा तो आधे में अटक गया, बन ही नहीं रहा, पांचवा अरे यार अब नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस जवाब दे गया, अपने बस की नहीं है ये सब, बेकार। तो ये तो बात हो गई एक एवरेज स्टूडेंट की। अब अगर मैं किसी स्कॉलर पे आऊँ या किसी टॉपर पे आऊँ, उसका क्या होता है, उसका केस देखिए। स्कॉलर या टॉपर वो जब प्रैक्टिस करने बैठता है होमवर्क को या सवालों को, मैथ्स को, जब वो प्रैक्टिस करने बैठेगा तो वो पहला क्वेश्चन लगाएगा, चूँकि उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं और वो गलती नहीं करता, इसलिए उसका वो सवाल सही होगा ही होगा, उसका जवाब सही आएगा, उसको एक किक मिलेगी, अरे वाह मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, चलो। ये किक पाने के लिए वो एक दूसरा सवाल बनाएगा, दूसरा सवाल भी सही हो गया, अरे वाह तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल, फिर तीसरा सवाल, फिर चौथा सवाल, फिर पांचवा सवाल, फिर छठवां सवाल, ऐसे करते करते वो खेल खेल में वो कितनी प्रैक्टिस खुद कर लेता है उसे खुद नहीं पता कि ये खेल खेल में उसने जो है आज 10 20 30 सवाल बना डाले। अगले दिन वो स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद में टीचर्स ने देखा, अरे बेटा तुमने सब सही सवाल बनाए, टीचर्स ने भी उसकी पीठ थपथपाई, वहाँ से उसको अप्रिसिएशन मिल गया।
कोचिंग और स्कूल में टीचर्स ने उसको अप्रिसिएशन दे दिया, एग्ज़ाम में गया वो, प्रैक्टिस उसकी थी अच्छी, और बोलते भी हैं कि मैथ्स में तो यार प्रैक्टिस सब कुछ है, प्रैक्टिस से बनेगा। हाँ, मैं बोलता हूँ सही बात है, प्रैक्टिस से ही बनेगा। तो प्रैक्टिस की वजह से उसका फिर एग्ज़ाम में भी वो अच्छा एक्सेल करता है, एग्ज़ाम में अच्छा एक्सेल करेगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, पेरेंट्स भी पीठ थपथपाएंगे, हाँ बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे वाह मैथ्स में 90 लाया बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बेटा, इस बार अगली बार ना इससे भी ज़्यादा लाना, 90 लाया इस बार, अगली बार 95 लाना बेटा, बिल्कुल तू कर सकता है बेटा, कर सकता है। तो उसको मिल गया पॉजिटिव मोटिवेशन। यहाँ उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं मिला एवरेज स्टूडेंट की तरह, यहाँ उसको मिला पॉजिटिव मोटिवेशन, और उस चक्कर में वो अगली बार 95 ला रहा है मैथ्स में, अगली बार 96 ला रहा है। तो ये चेंज चलती रहती है उसके साथ में। तो बेसिक डिफरेंस हो क्या रहा है यहाँ पर? बेसिक डिफरेंस जो हो रहा है एक एवरेज स्टूडेंट के बीच और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच, जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बेसिक कंसेप्ट्स की कमी होना या बेसिक कंसेप्ट्स पर कमांड नहीं होना। कौन से बेसिक कंसेप्ट्स? जो मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई उसमें मैंने एक जगह जिक्र किया कि माँ बाप जो है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे का बेस अच्छा हो जाएगा यार, उसको एलकेजी यूकेजी पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे का बेस जो है अकेला एलकेजी यूकेजी में नहीं बनता। बच्चे का बेस सिंस एलकेजी यूकेजी अप टू इट्स 8th-9th क्लास तक, जब तक वो पढ़ता है, जब तक उसकी बोर्ड क्लास नहीं आती, तब तक वो उसका बेस पीरियड ही होता है, वो उसका बेस ही बन रहा है। जब तक एलकेजी यूकेजी से लेकर के 8th-9th तक उसका बेस ही बन रहा होता है, और उसी बेस के बनने में वो बीच मझधार में वो पढ़ाई को छोड़ देता है या मैथ्स को छोड़ देता है। 3rd-4th तक चलो आपने उसका ध्यान दे दिया, 3rd-4th के बाद जब थोड़े से जो है ऐसे कंसेप्ट आते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो कंसेप्ट में उसका हाथ जो है हर तरीके से आप भी छोड़ देते हो, और वो खुद का भी साथ छोड़ देता है, खुद भी बोलता है ठीक है यार छोड़ो मस्ती करो क्या करना है। और स्कॉलर बच्चा उसी समय जो है पढ़ाई करता है, स्कॉलर बच्चा उसी समय पढ़ाई करता है, और इसलिए वो आगे जाके अच्छा एक्सेल करता है। सो मेन दिक्कत क्या आई थी? मेन दिक्कत यही है कि बच्चा जो है 2nd-3rd से लेकर के अपनी 8th-9th तक की जो पढ़ाई है, जहाँ पे उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट को वो क्लियर नहीं करता। और वही कंसेप्ट वही, और ये कंसेप्ट कोई बड़े नहीं होते, ये कंसेप्ट छोटे छोटे, जोड़ घटाना, गुणा भाग, इंडेक्स पावर, सर्ट्स, इनके कंसेप्ट्स हैं, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटी आइडेंटिटीज़ हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये छोटी छोटी चीज़ें, यही सब चीज़ें उसकी एप्लीकेशन वो समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, प्रैक्टिस नहीं कर पाता। आगे जाके जब वो इन्हीं चीज़ों में गलती करता है तो उसका आंसर नहीं आता, और फिर मैंने आपको पूरी चेन बताई दी कि होता क्या है उसके साथ में। सो हमें इसी चेन को ब्रेक करना है, और इसीलिए जो मैं अब अगली क्लास लूँगा आप लोगों की, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपका लूँगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं सारे कंसेप्ट्स को, एक मैंने फाइल अप किया है कि जो जो कंसेप्ट मुझे देखने में आते हैं कि बच्चे अक्सर उसमें गलती करते हैं, उन सारे कंसेप्ट्स को मैंने एकजुट एक ही वीडियो में मैं उनको जो है बताऊंगा। एक ही लेक्चर में मैं सारे कंसेप्ट्स को आपको बताऊंगा कि जो है किस तरीके से उनको आपको सही करना है और कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। मैं प्रूफ एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा मैं समझाऊंगा उसमें। एट लास्ट वो सभी बच्चे जो मैथ्स का फुल फॉर्म समझते हैं, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। सो मैथ्स खुद मेरे माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहती है, और मैथ्स आपसे ये कहना चाहती है कि मेरा फुल फॉर्म ये नहीं है, मेरा असली फुल फॉर्म है मैं आपकी ताकत हूँ स्टूडेंट्स, MATHS, मैं आपकी ताकत हूँ स्टूडेंट्स। ये है मैथ्स का असली फुल फॉर्म, जो कि मैथ्स मेरे माध्यम से आपसे कह रही है, आप सभी से। सो पता है सब्जेक्ट की ब्यूटी क्या है? मैथमेटिक्स की ब्यूटी असल में ये है कि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ ईयर फुल स्कोर कर सकते हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपके, अगर आप लैंग्वेजेस देखोगे, कोई दूसरा सब्जेक्ट देखोगे, वहाँ पे आपके नंबर कटेंगे, वहाँ पे आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं किसी भी वजह से। आपने राइटिंग अच्छी नहीं लिखी, आपने सफाई से नहीं लिखा, आपने मात्रा की मिस्टेक करी, आपने कोई जो है फैक्ट की मिस्टेक करी, छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में आपका मार्क्स कट जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में आंसर आप सही लेकर के आए हो, सवाल आपने सही किया है, तो आपको फुल नंबर ही मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता कि 4 में से आपको 1.5 नंबर मिल रहे हैं, या तो 4 में से 0 मिलेगा या 4 में से 4 मिलेगा। ये सब्जेक्ट की ब्यूटी है, और यही चीज़ आपको ये बोल रही है कि मैं आपकी ताकत हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए वो ताकत है आपकी। किसी भी आप स्कॉलर से, टॉपर से जाके पूछिए,
वो मैथ्स में ही सबसे अच्छा स्कोर करता है, और मैथ्स उसकी स्ट्रेंथ है, मैथ्स उसकी ताकत है, क्योंकि वो उसमें आउट ऑफ लाता है, क्योंकि उसने उतनी प्रैक्टिस करी है उसकी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और इस बार ये नहीं कहूँगा मैं कि आप ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ करें, छोटे भाई बहनों के साथ करें, नहीं, उनके साथ तो करें ही करें, साथ ही साथ अपने हर फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही अमेजिंग कंसेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल कॉन्सेप्ट्स मेंशन के साथ बने रहें। थैंक यू, नमस्कार। सो दोस्तों, हमारा अगला वीडियो बेसिक मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन बाय अ स्टूडेंट वाइल सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक पर होगा। इस पर अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, इस पर अभी काम कर रहा हूँ मैं, और मेरा वादा है आप सभी से कि मैं कुछ ही दिनों में इसको अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी तब तक कोऑपरेट करेंगे। टिल देन, नमस्कार।